हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और उसी में हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। हिस्ट्री में चैप्टर था हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें काफी कुछ हम लोग देख चुके हैं। जाति, बंधुत्व और वर्ग में हम लोग इसमें जो है काफी कुछ आपका पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कल हमने जो है आपको पता होगा कि वर्ण के संपत्ति के जो अधिकार हैं इसको हम लोग आपका देख चुके थे कि वर्ण की संपत्ति के क्या अधिकार हैं, इनको हमने पढ़ लिया था। समाजशास्त्र के अनुसार जो क्या हिसाब है और एक धनगणनीय सूत्र कैसा है, वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा और आपका संपत्ति में भागीदारी की स्थिति को हमने देखा। एक क्या स्थिति है, और उसके बाद हमने निर्धन धनी सरदार को भी देखा। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या में एक सामाजिक जो अनुबंध है उसको भी हमने देखने का और जो है बात के जानने का प्रयास हम लोगों ने किया कि आखिर में किस प्रकार का ये अनुबंध है। ठीक, आगे बढ़े और आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत का इतिहासकार और महाभारत। चलिए, सबसे पहले पीछे अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, सबसे पहले आप मुझे बताइए। इतना हमने कल पढ़ लिया था वर्ण के आधार पर संपत्ति से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं मेन टॉपिक जो कल हमने छोड़ दिया था। हम आगे करें साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल और इतिहास और महाभारत। यदि आप अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करता है। जब कोई आपका इतिहासकार किसी के बारे में लिखता है, बताता है, सोचता है, तो कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन पर वो बहुत बारीकी से गौर करता है। इसके बाद परीक्षण करते हैं कि किस ग्रंथ में किस भाषा में लिखा गया है। अब कोई ग्रंथ है पाली में है, प्राकृत में अथवा तमिल में जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है, ये भी देखना है कि लैंग्वेज क्या, पैसिफिक लैंग्वेज तो नहीं है। अब मान लीजिए पाली है, प्राकृत है, उस समय की जो भाषा थी मेनली आपका पाली भाषा में लोग ज्यादा बोलते थे। ठीक है, और आम बोलचाल की भाषा प्राकृत और तमिल थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग की जाती थी। उस जमाने में संस्कृत केवल पढ़े लिखे लोग जो आपका विशिष्ट लोग थे, पुरोहित और खास करके जो खास वर्ग, जैसे आज तारीख में आपका इंग्लिश का जो आपका बोलबाला हम क्या बोलते हैं, बड़े अच्छे एलिट जो पढ़े लिखे वो इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा है ना। तो उस जमाने में आपके संस्कृत को लेकर ऐसी विचार धारणा थी। इतिहासकार ग्रंथों के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं और क्या ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठान द्वारा पढ़े जाते थे, उच्चारित किए जाते थे, अथवा वह कथा ग्रंथ जिन्हें लोग पढ़ते या सुनाया करते थे, उनमें बड़ी आपका दिलचस्प होने में दोबारा सुना जा सके। इतिहास लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचार ने ग्रंथों को रूप दिया है। इन ग्रंथों के श्रोता भी इतिहास का परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं को अभिरुचि पर ध्यान दिया हो। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, संरचना काल और उनकी रचना भूमि भी विश्लेषण करती है। इन सब मुद्दों के जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में कल्पना कर सकते हैं यह कार्य कितना कठिन होगा कि किसी की कल्पना करना, उसको देखना, किस तरह से करना, ये बड़ा आपका कठिन काम होगा। भाषा एवं विषय वस्तु, भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। महाभारत का पाठ जो हम इस्तेमाल करते हैं वह संस्कृत में है। जो हम महाभारत पढ़ते हैं किस भाषा में लिखा है? संस्कृत। यदि अन्य भाषाओं में भी इसके स्मरण और संस्करण मिलते हैं, उनको ट्रांसलेट कर किसी ने लिख दिया होगा, किंतु महाभारत में प्रयुक्त
संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों में चर्चित संस्कृत की कहीं अधिक सरल है। कह रहे कि जिस प्रकार की संस्कृत आपका महाभारत में लिखी है, वो वेदों और जो आपको बहुत सारी प्रशस्तियां मिली हैं, उनका अगर आपस में कंपेयर करोगे तो महाभारत की जो आपका संस्कृत है से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है। अगर कोई चीज सरल है तो उसको समझने का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षक आख्यान और उपदेश आत्मक के अंतर्गत देखते हैं। आख्यान का मतलब होता है कोई किसी को बोलता है तो कोई उसको सुनता है। एक होता है उपदेश के रूप में किसी को बताना, पढ़कर उपदेश दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उपदेश है। आख्यान पढ़कर उसका मीनिंग उच्चारण बताना। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेश में भाग में सामाजिक आचार विचार के मानव ढंग का चित्रण है। किंतु विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेश आत्मक अंगों में कहानियां थी, बहुधा आलेखों में समाज के लिए एक सबक भी निहित है। अधिकतर इतिहास इस बात पर एक मत है कि महाभारत वस्तु भाग में नाट्य कथा जिन्हें हम उपदेशात्मक अंश बताकर जोड़ते हैं। कैसे हैं? उपदेशात्मक अंग बताकर हम उनको जोड़ते हैं, वो भी हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो कैसी है? बड़ी सरल और सहज भाषा। देखिए अब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि इस दृश्यों को चित्र और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का 18वीं शताब्दी का है। 18 क्या कह रहे हैं? पारंपरिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में कोई किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हमने निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुआ युद्ध स्मृति ही महाभारत का एक मुख्य कथनक है। इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी साक्ष्य से नहीं। लेखक एक या कई और तिथियां इस ग्रंथ में किसने लिखा है? इस प्रश्न का कई उत्तर है। संभवतः मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा गया। भट्ट सारथी जिन्हें सूत कहा गया। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से जो उन्होंने देखा है उसको बताते थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा में परंपरागत अपना अधिकार कर लिया। ऐसा था। 5वीं शताब्दी में क्या कर लिया? जो मुख्य रूप से ब्राह्मण है उन्होंने अपना अधिकार कर इसे लिखा। वह काल था जब कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी। मात्र सरदार से ही राजतंत्र के रूप में उभरे और नए राजा ने इतिहास को कहीं अधिक नियमित रूप से लिखना चाहा। यही संभव नहीं था कि नए राजा राज्य की स्थापना करते समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुरानी सामाजिक मूल्य के स्थान पर नवीन मानव दंडों की हुई है। और इस कहानी को कुछ भाग में भी हमको इसमें वर्णित मिलता है। तो कहानी बदली, स्थिति बदली, चीजों को बदला। आप देखिए और आप देख सकते हैं ये इमेज है। क्लियर है? देख लिया आपने कि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिति कि कैसी लेखक की तिथि और उसके बारे में जानकारी बदल रही है, या आप देख सकते हैं।
लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस इतिहास के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना आपका प्रभाव हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत यानी कि बड़े उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जोड़ दिए गए। इन सब परिधानों के कारण यह ग्रंथ अपनी प्रारंभिक रूप से 10,000 श्लोक से भी कम रहा होगा, बढ़कर इसे 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में वृहद रचना के रचयिता ऋषि को व्यास माना जाता है। वृहद रचना में किसको माना जाता है? व्यास। सदस्यता की खोज महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीव चित्रण है, जो 1991 और 92 में पुरातात्विक विद्वान बीवीसी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। 1951 से 1952 में एक उत्खनन हुआ। पुरातात्विक बीबी लाल, मेरठ का जिला है, हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। हालांकि समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआब क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य की स्थिरता थी, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है। इसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल ने आबादी को 5 स्तर में साक्षी किया। पहला, इसमें दूसरा और तीसरा हमें विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर में 12वीं से 7वीं शताब्दी पर मिले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास ग्रहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें, कच्ची मिट्टी के अवशेष मिले। सरकंडे के छाप, मिट्टी के पलस्तर की खोज इसको इशारा करती है कि उस घरों की दीवारें सरकुंडे से बनी थी, यानी कि जो आपके सैटर होता है, एक प्रकार की लकड़ी होती है, उससे बनी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा था। तीसरे स्तर में 6वीं शताब्दी के बीच लाल कहते हैं कि तृतीय काल में घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे। शेष घाट ईंटों के नाले के गंदे पानी के निकास के इस्तेमाल किए जाते थे और वलय कूप का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी और गर्त दोनों के रूप में किया जाता रहा होगा। नगर का चित्रण महाकाव्य के मुख्य महाकथन के बाद 6वीं शताब्दी के तपोड़ जोड़ दिया गया। इस शताब्दी में नगरों का विकास हुआ अथवा महाकाव्यों की कल्पना थी कि अन्य साक्ष्य की तुलना में प्रमाणित किया जा सके। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत का सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों का विवाह है। बहुविवाह प्रथा का उदाहरण महाभारत के विभिन्न अंगों में है। महाभारत के इस अंश को विश्लेषण करें तो यह विवादित होगा कि लेखकों या लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसको स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। सबने अलग अलग बताया कि द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक, अब द्रौपदी के विवाह के बारे में भी एक चलन है और दिखाया गया है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा इसको देखें। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाना तीर मारा जाए, विजेता को द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी की वरमाला पहनी। पांडवों ने अपनी माता कुंती के पास गए, बिना देखे लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी होगी। जब द्रौपद को यह पता लगा, इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने इस स्थिति से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार हैं और उनकी पत्नी ही द्रौपद के रूप में जन्म लिया था। नियति ने यह सब कुछ एक साथ आपका निश्चित किया है।
व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्सुक होकर हरेक में एक के बजाय 5 बार पति वर मांगे। स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। कहानियों से संतुष्ट होकर द्रौपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। अब पता नहीं कितनी सत्य बात है। ठीक, ये दीवार मिली थी हस्तिनापुर में और मैंने हस्तिनापुर को बहुत अच्छे से देखा है। क्लियर है? मैं इसलिए कहता हूं। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस ओर इंगित करता है कि संभवतः प्रथा शासकों में विशिष्ट वर्ग की काल में मौजूद थी। साथ ही प्रकरणों में स्पष्टीकरण भी है कि अभिजित करते समय के साथ बहुप्रथा विवाह ब्राह्मणों में अमान्य होगी। इनके शताब्दी के दौर में ग्रंथों को पुनर्निर्माण। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान देते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य है, अवांछनीय थी, तो हिमालय क्षेत्र में प्रचलित थी, आज भी है। यह भी कहा जा सकता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। किसके कारण? युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण। ठीक, कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही सबके प्राचीन, क्योंकि इस ग्रंथ में रचनाकार रो ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्र के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा है। और हमें यह बताने में बात रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य में अपनी कथा संबंधी जरूरतों की होती है, हमेशा समाज मौजूदा वास्तविकता को नहीं दर्शाती। जो रियल में है वो हमेशा दिख जाए, वो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक गतिशीलता ग्रंथ है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक गतिशीलता ग्रंथ को महाभारत का विकास संस्कृत के एक पाठ्यक्रम के साथ समाप्त नहीं हो गया। शताब्दी तक इस महाकाव्य ने अनेक निरंतर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए उन संवाद को दर्शाया गया जो लेखक और उनके लोगों को समुदाय के बीच कायम थी। अनेक कहानियां जिनका उद्भव उस क्षेत्र में हुआ और वहां जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, ये सब महाकाव्य में सम्मिलित कर दिया गया था। साथ ही महाकाव्य की मुख्य कथा में अनेक पुनर्वृत्तियां भी आई। इसके प्रयोग प्रसंग में मूर्तिकला, चित्रकला को भी दर्शाया गया है और जो इस महाकाव्य नाटकों को, नृत्य कला को आपका विषय वस्तु जो है प्रदान करती है। तो बेसिकली चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो गया। ये थोड़ी सी चीजें हैं, अभिधम पिटा गोनु स्मृति किस किस समय आई है, इनको थोड़ा सा देख लेना, तो चैप्टर ऑलमोस्ट का खत्म ही हो चुका है। ठीक है, ये प्रमुख थोड़ा साहित्य परंपरा, इनको देख लेना। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।